बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 6 शेयर करनी हैं। 6 स्टोरीज़। 3 जर्नैल बरतरफ कर दिए गए। 3 जर्नैल, बहुत बड़ी स्टोरी है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इस पे बात करते हैं। और भारत ने 2 दिन में पाकिस्तान से दूसरा राब्ता कर लिया, इस पर भी बात करते हैं। बांग्लादेश की विज़िट किया हमारे वज़ीर ख़ारजा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब इसहाक़ डार साहब ने। बहुत ज़बरदस्त विज़िट, बहुत सारे हवालों से अहम। लेकिन बांग्लादेश ने कुछ मुतालबात कर दिए हैं, और ये मुतालबात कहीं हमारे मीडिया में तो नहीं दिखाई दिए। ये क्या मुतालबात हैं? ये बहुत रोंगटे खड़े कर देने वाले मुतालबात हैं। इस पे भी बात करेंगे। एक दफ़ा फिर 10-10 साल की सज़ाएँ हो गई हैं, ये क्यों हुई हैं? इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही वफाकी काबीना ने जो सैलाब ज़दगान के लिए अपनी 1 दिन की तनख्वाह वक्फ की थी, वो तनख्वाह अब उन्होंने वापस ले ली है। ये क्या चक्कर है भाई? इस पर भी बात करेंगे। सुहेल वड़ाई साहब ने मुआफ़ी भी मांग ली है, एक ऐसी मुआफ़ी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इस पर बात करेंगे। और मरियम नवाज साहबा पर बाहर फिर आवाज़ें कसी गई हैं, बदतमीज़ी की गई है। इसकी वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूँ, इस पे भी बात करेंगे। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना है उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके तावन से चल रहे हैं। आप प्यासों की प्यास बुझाते रहें। एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाएं अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम आ गई वापस। इसके आखिर पे मैं वीडियो लगा रहा हूँ बुनेर में। जिस तरीके से बस खुदावंद करीम का करम और अलहम्द और आपका तामुन शामिल हाल है, इस तरीके से हम हमने जितना कुछ कोशिश हो सकती थी कि अब फिर जाएंगे। लेकिन अब डेरा इस्माइल खान में भी बहुत बुरी हालत हो गई है सैलाब की। वहाँ पर भी बहुत ही 10-11 तकरीबन को 13 लोग शहीद हो गए हैं, जाँ बहक हो गए हैं, सैकड़ों लोग ज़ख्मी हो गए हैं। ऐसी आंधी और तूफ़ान आया, मलिया मेट हो गए हैं घर। मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। बस जल्दी से जनाब आप जो है ना ये आ जाएं। सबसे पहले तो मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ ना, जो मरियम नवाज साहबा की। ये हांगकांग, वो जापान में थी, फिर हांगकांग, फिर इसी तरह से थाईलैंड, मुख्तलिफ़ जगहों पे उनके विज़िट हो रहा है। आप तनकीद करें, तनकीद मैंने भी की थी, इसमें कोई ऐसी क्या बात है। लेकिन यार पहले ये वीडियो देख लें, फिर उसके बाद अपनी राय कायम करें, और उसके बाद मैं तबसरा भी करता हूँ। ये लीजिए, देखें जी, छोटा हाथी और मरियम नवाज। पाकिस्तान का सारा दौलत पाकिस्तान की लूट के, और हांगकांग में नए नए ब्रांडों की ये लोग शॉपिंगें करने आते हैं। पाकिस्तान से हजारों करोड़ों रुपया लूट के ये हांगकांग में शॉपिंगें करने आते हैं। पाकिस्तान की गरीब आवाम के पैसे लूट के और ये हांगकांग शॉपिंगें करने आते हैं। ये है हमारी पाकिस्तान की घटिया और तरीन हुकूमत। इस तरह की घटिया तरीन हुकूमत पे लानत है, बेशुमार लानत। जैसे यजीद पे लानत है, वैसे इस तरह की। ये वही ज़बान है जो खान साहब ने सिखाई है। ठीक, मैंने कहा ना भाई, जहाँ जिसकी गलती होगी वहीं पे तनकीद करेंगे। ये वो नस्ल है जो खान साहब ने पाल पोस के दी है। खान साहब ने, भाई मैं तो लगी लिपटी रखूँगा नहीं ना। ये वो नस्ल है जो आपको इस्टेब्लिशमेंट ने पाल पोस के दी है। खान साहब को किसने सींचा है? किसने खान साहब को परवान चढ़ाया है? इस्टेब्लिशमेंट ने। इस्टेब्लिशमेंट का शुरू ही से वतीरा ये है, अयूब खान आया, उसने गंद डाला। फिर आगे वो दूसरा आ गया, उसने कहा वो बड़ा गंदा था, मैं बड़ा अच्छा हूँ। ठीक हो गया। और वो फिर इस वजह से उन्होंने बेवकूफ़ बनाया। फिर जनरल ज़िया आया, फिर उन्होंने कहा वो बड़ा गंदा था, मैं बहुत ही अच्छा मुजाहिद अव्वल हूँ। फिर उसके बाद मुशर्रफ आया, उन्होंने कहा वो ख़राब था, मैं बहुत अच्छा हूँ। फिर लोगों ने कहा वो इस तरह का था, क्योंकि अलाइनमेंट बदलती गई ना। ज़िया के साथ, जनरल ज़िया के साथ एक और किसी की अलाइनमेंट थी, जनरल मुशर्रफ के साथ अलाइनमेंट किसी और की हो गई। फिर इसी तरीके से जनरल बाजवा के साथ अलाइनमेंट किसी और की हो गई, यहाँ किसी और की अलाइनमेंट। मकसद कहने का ये है कि ये सब कुछ जो किया, ये जितने उनको अकाउंट्स बना के दिए, जिस तरीके से मुसल्लत किया, ये किसने किया? ये उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने किया। अब यहाँ से ये अगर चले, हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, कोई और इस्टेब्लिशमेंट आ जाएगी, वो किसी और के साथ उसकी अलाइनमेंट होगी, वो कहेंगे उन्होंने बड़ा गलत किया था। तो मकसद कहने का ये था कि जितना भी पुट्ठा काम किया है
وہ آپ دیکھ لیں 90-95% آپ کو اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ میں نظر آئے گا۔ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ یوتھیوں کو کس نے پالا ہے بھائی؟ یہ اس نسل کو کس نے؟ آپ اشروں تک بھگتے رہیں۔ اب ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ خراب ہوتا ہے، کوئی اس طرح سے کوئی مسئلہ، اس کو کوئی مار دیتا ہے، کوئی ختم کر دیتا ہے، وہ ختم ہو گیا۔ یہ نسل خراب ہو گئی ہے، یہ پوری نسل خراب ہو گئی ہے۔ اب اس نسل کا کیا کریں گے؟ اب لوگ اس چیز پہ سوچنے بھائی ان پر نہ تو قرآن اثر کرتا ہے، نہ حدیث اثر کرتی ہے، نہ اخلاقیات اثر کرتا ہے، نہ کوئی لیکچر اثر کرتا ہے، ان پر نہ کوئی نصیحت اثر کرتی ہے، کیا ہوگا؟ اب یا تو یہ ہو کہ یہ جس طرح سے کر رہے ہیں ان کا وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک ایڈیالوجی اس کا اینٹی ایڈیالوجی، ٹھیک ہو گیا نا، ایک زہر ہوتا ہے اس کا تریاق ہوتا ہے اینٹی ڈاٹ، ٹھیک ہے نا۔ اب اس طرح سے یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر یہ ایک گالی دے رہے ہیں ان کو آگے 10 گالیاں دیں تو وہ تو بالکل ایک تہذیب ہر ایک چیز ختم ہو گئی نا، وہ تو ختم ہو کے رہ گئی، ٹھیک ہے نا۔ یا تو اس طرح سے کریں کہ آپ 2 گالیاں دے رہے ہیں ان کو 4 دیں، اتنا کون گرے؟ لوگ کہہ رہے ہیں جناب نواز شریف انفٹ ہو گیا ہے، بھائی اسی وجہ سے انفٹ ہو گیا ہے، کچھ 1000 خامیاں اس میں ہوں گی، لیکن انفٹ تو اس طرح سے ہو گیا کہ وہ یہ تو نہیں کر سکتا اوے میرے ٹائگرو پھینٹا لگا دو، ٹھیک ہے، اوے میرے فلاں ان کو اس طرح سے الٹا لٹکا دو، ان کو یہ کر دو، اوے چور، اوے ڈاکو، اوے یزید، اوے میر جعفر، اوے توئے کر کے بولنا، اور وہی ظاہر ہے انہوں نے اسی طرح سے پروان چڑھا، تربیت ان کی وہی ہے، بھگتو بھائی، اب بھگتو۔ اب سارے وہ ہو گئے پوتر، اور اب سیاستدانوں پہ آ گئی ہے، اب دوسروں پہ آ گئی ہے، جناب اس نے یہ کیا وہ کیا، یوتھ آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا بھائی جنرل فیض کون تھا، کوئی وابڈا کا کلرک تھا؟ نہیں، وہ آرمی کا جرنیل تھا۔ اور جنرل باجوہ کون تھا؟ وہ کو محکمہ تعلیم میں تھا؟ نہیں، وہ بھی اسی آرمی کا جرنیل تھا۔ جو پٹھے کام جو بھی کریں گے نا، تنقید اس پہ ہونی چاہیے، اس سے جواب مانگنا چاہیے۔ جب نواز شریف نے کہا کہ آپ کو جواب دینا پڑے گا، اس کی اپنی پارٹی پڑ گئی اس پر، اور پھر اس کے بعد نے کہا کہ جی آپ نے دیکھو جواب مانگا ہے تو ہم نے تو یہ، ہم تو پالش کرنے، ہم تو وہ برش اٹھا کے کھڑے ہیں، ہم پالش کرنے لگے ہیں، آپ جواب مانگ رہے ہیں ان سے۔ تو یہ مصیبت ہوتی ہے کہ جب ان سے کوئی جواب، جب جو بھی آتا ہے جاتا ہے ان سے کوئی جواب تو لینے کے لیے وہ ہے ہی نہیں، چھوڑیں۔ اچھا، اب آ جائیں کہ وفاقی کابینہ نے، ہمیں پتہ چلا کہ وفاقی کابینہ نے کو 2-4 روز پہلے اعلان کیا کہ خیبر پختونخوا کے سیلاب زدگان کے لیے 1 مہینے کی جو تنخواہ ہے، اچھا اس میں میں نے لکھا بھائی یار کچھ عرصہ پہلے تو ہمیں بتایا گیا کہ نون لیگ کے وزراء تنخواہ مراعات کچھ بھی نہیں لیں گے، اور نہ وہ کچھ لے رہے ہیں، وزیر اعظم سمیت، تو ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے بعد جب یہ نوٹیفیکیشن آیا یا اعلان ہوا نا کہ وہ 1 مہینے کی تنخواہ دیں گے، تو میں نے کہا یہ کل تو ہم نے سنا ان کی تنخواہ ہے ہی کوئی نہیں، اور اب کہہ رہے ہیں کہ 1 مہینے کی تنخواہ دیں گے۔ اس وقت سچ بولا تھا یا آج سچ بولا ہے؟ تو بھائی اس کے بعد اب وہ بھی یہ ہو گیا کہ وہ فیصلہ وڈرا ہو گیا ہے، وہ ختم ہو گیا، بھائی یار بس ٹھیک ہے۔ وہ اس طریقے سے 10 سال کی سزائیں ہو گئی ہیں۔ یہ سزا ہوئی ہے 4تھی مرتبہ، فیصل آباد میں کوئی 4 مقدمے درج تھے، پہلے بھی ہوئی ہیں سزائیں، اور یہ سزا شبلی فراز کو، زرتاج گل کو اور عمر ایوب کو، یہ ہوئے رانا ثناءاللہ صاحب کے گھر پہ 9 مئی کو حملہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، بڑی توڑ پھوڑ ہوئی تھی اور وہاں پہ بہت ہی مسائل ہو گئے تھے۔ 9 مئی کو وہ حملہ ہوا تھا فیصل آباد میں، اس کیس کا فیصلہ آ گیا اور 10 سال ان کو سزا ہوئی ہے۔ آج شیخ رشید صاحب پیٹ رہے ہیں، جناب میں حلف دیتا ہوں، قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں، میرا بھتیجا تو وہاں گیا ہی نہیں ہے، اس کو 2 3 مقدمات میں وہاں وہ تھا ہی نہیں، تو اس میں سر ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہاں آپ مجھے یہ بتائیں کہ رانا ثناءاللہ کی گاڑی میں کوئی منشیات تھی؟ آپ غیرت کرتے نا اس وقت الگ ہو جاتے، بھائی یار یہ بڑا ظلم ہے، تو یہ منشیات اس کی گاڑی میں تھی ہی نہیں، آپ نے خود ڈالی، اور آپ نے ان سے بدلہ لینے کے لیے، انتقام لینے کے لیے یہ کام، میں آپ کو اور بھی کوئی 100 پٹھے کام گنوا سکتا ہوں، آپ نے بھی ایسے ہی کیا تھا، آپ نے بھی اسی طریقے سے کیا تھا۔ تو آپ کیا سمجھتے مکافات عمل اور ہوتی کیا چیز ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کو اس طریقے سے تذلیل کریں گے، مقدمات بنیں گے، اور جب وقت آئے گا تو آپ کو پھول پیش کیے جائیں گے؟ میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت ساروں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہو بھی رہی ہیں، لیکن یہ بھی وہی مکافات عمل ہے سر، یہ وہی والی چیز ہے۔ اور سب سے بڑی جو مصیبت ہے نا، یوتھ یہ سیکھ نہیں رہے،
मैंने खुद आवाज़ बुलंद की यास्मीन राशिद साहबा के लिए, मैंने और बहुत से जगह, यार ये देखो ये ज़्यादती हो रही है, ये इस तरीके से ये हो रहा है मुख्तलिफ जगहों पर। उस हवाले से मुझे कुछ पटवारियों ने भी कहा कि सर आप तो यूथिया बन गए। मतलब यहाँ पे एक मुसीबत तो बड़ी अजीब सी है ना कि जिधर भी कोई बात करे ना वो आप तो ये भाई तनकीद तो करूँगा ना, जहाँ कोई गलत काम करेगा तनकीद तो मैं ज़रूर करूँगा ना। इस तरह की तो कोई बात नहीं है कि भाई मेरी किसी से ना दुश्मनी है ना कोई पर्सनल ग्रज है, लेकिन गलत काम जिसका भी होगा मैं उधर तनकीद करूँगा। ये तो कौन सी बात है कि भाई। लेकिन अब मसला ये है कि वो सीख नहीं रहे। अब आपने जैसे हांगकांग में देख लिया मरियम नवाज़ के किस तरह से आवाज़ें कसी, कभी वो मस्जिद नबी में शुरू हो जाते हैं, कभी वो अमेरिका में शुरू हो जाते हैं, कभी वो कहाँ पे शुरू हो जाते हैं, कभी वो कहाँ, कभी वो कुत्तों की तरह भागते हैं जस्टिस कादी फैज़ीसा की गाड़ी के पीछे, कभी आसिम मुनीर साहब जाते हैं तो वो दूर दूर खड़े होकर उधर से वो मतलब ये कौन सा कल्चर आपने इंट्रोड्यूस करवाया? ये कैसा कल्चर है? भारत की अपोजिशन नहीं है ना। वो एक सिखों की तो अलग बात है ना, वो तो एक अलग उनका एक झगड़ा चल रहा है ना। अदरवाइज आप खुद बताएं उनकी अपोजिशन, कभी राहुल गांधी ने कहा हो कि ये मोदी जब बाहर जाए ना इसकी ऐसी तैसी फेर दो, वो नहीं कर सकते। यहाँ पे कोई दूसरे मुल्क से आते हैं वो नहीं कर सकते, वो डेफिनेटली कर सकते लेकिन नहीं करते, इस वजह से कि फिर सर ये लेकिन अजीब व गरीब सी सूरत हाल है। भारत का राब्ता हुआ है पाकिस्तान से। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है। ये वही 7 से 10 मई, उसके बाद अब पहला राब्ता है। कल भी राब्ता हुआ, आज भी। उन्होंने कहा जी पानी हमसे कंट्रोल हो नहीं रहा और पानी दरिया में हम छोड़ रहे हैं, आपके पास सैलाब आएगा। बाकायदा तौर पर रिटर्न उन्होंने भेजा, बाकायदा तौर पर उन्होंने इन्फॉर्म किया। ठीक है, पहले कल एक दरिया में, फिर आज गुजराए सतलज में भी इस तरीके से। तो उन्होंने कहा कि ये अब वो फैसलाबाद, झंग, चनियोट, गुजरात, पंजाब के बहुत सारे एरियाज़ जहाँ पर सैलाब में आने का खदशा उनका मौजूद है, वो कह रहे हैं कि ये सैलाब आएगा। अल्लाह माफ़ करे, खुदावंद करीम से उसका रहम और उसका करम मांगना चाहिए। और सुहेल बड़ाई साहब ने भी माफ़ी मांग ली है भाई, और वो माफ़ी बड़ी अजीब व गरीब माफ़ी है। बहुत ज़बरदस्त कालम लिखा है कि मेरी कोई अना नहीं है, ठीक हो गया ना, मेरी कोई ज़ाती अना नहीं है। और लिखा भाई इस तरीके से ना, शबाज गिल से भी मांगी और हमाद अजहर थी कि आप बहुत ऊंचे हैं, मैं बहुत नीचा हूँ। और इसी तरीके से वो फिर उन्होंने कहा कि मैं शूदर और कहाँ आप मतलब इस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किया कि कहाँ शूदर और कहाँ ब्राह्मण। तो शूदर कहाँ ब्राह्मणों से माफ़ी मांगेंगे ना। तो बहुत सारी ज़बरदस्त किस्म का कालम लिखा है, लेकिन उन्होंने उस कालम के अंदर भी अपना स्टांस उसी तरह से अपनी स्टोरी पर वो कायम है। वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, वो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त। बांग्लादेश का विज़िट किया इसहाक डार साहब ने। ये विज़िट हर हवाले से बहुत ही अहम, बल्कि ये अहम तरीन विज़िट था। ठीक है, अच्छा, ये एक ऐसा विज़िट था भाई कि इंडिया को एक मरोड़ उठ गई। जाहिर है हसीना वाजिद, उनकी जिस तरीके से कासा लेस थी, उनकी जिस तरीके से वो वहाँ प्रॉक्सी थी, जो हसीना वाजिद, और वो हसीना वाजिद की हुकूमत ख़त्म हुई और उसके बाद आप देख लें कि जहाँ पर तो बिल्कुल उनका वो पूरा काया पलट गई ना, तो उनको तो बड़ा अफसोस हुआ ना। और इसको उनका मीडिया भी वो इसी तरह से देख रहा था, और बाकी भी, और बहुत ज़्यादा उनके लिए तो बड़ी परेशानी वाली बात है। आजकल यही है कि चाइना मुल्कों को अपनी अलाइनमेंट में ले रहा है, अमेरिका अपनी अलाइनमेंट में ले रहा है, नए नए अलाइंसेस बन रहे हैं, मिडल ईस्ट के भी, गल्फ़ कंट्रीज़ के भी, बाकी भी थ्रू आउट द वर्ल्ड कहाँ कहाँ इस तरह की अलाइनमेंट हो रही है, खींचातानी सी लगी हुई है। इसी तरह ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह है, फतह। लेकिन अब इसहाक डार साहब गए, उन्होंने वहाँ उनके हेड जो हैं, जो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं यूनुस साहब, जो कि इकानमिस्ट भी हैं, उनसे भी मुलाकात की, साथ ही उनके वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात की, और भी वज़रा से मुलाकातें हुई हैं, उनकी खालिदा ज़िया साहबा से भी मुलाकात हुई है, उनकी स्टूडेंट्स के उन रहनुमाओं से भी जिन्होंने तख्ता उल्टा है हसीना वाजिद की हुकूमत का, उनसे भी। लेकिन एक एलामिया हुआ है और उस एलामिया का एक पैराग्राफ था, वो पैराग्राफ आपको अपने मीडिया में दिखाई नहीं दिया, सुनाई नहीं दिया। वो पैराग्राफ क्या था? वो कहते हैं कि बांग्लादेश ने 1971 में पाकिस्तान की जानिब से जो नस्ल कुशी के वाक़यात किए हैं उन पर बाकायदा सरकारी मुआफ़ी मांगे।
पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक हो गया। असासों की तकसीम सही तरीके से की जाए। और फिर उसके बाद कहा कि 1970 में साइक्लोन आया था, ये समंदरी तूफान, और फिर बाहर से बड़ी इमदाद आई थी, इस दौरान हम हो गए अलग, वो इमदाद भी हमें अपना हिस्सा दिया जाए, और पाकिस्तानी जो यहाँ फंसे हुए हैं ना उनको भी वापस करें। तो ये सारे मसाइल हल करें, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। डार साहब ने कहा कि देखो, वो पहले भी हमने कहा था, फिर उसके बाद 2002 में गालिबन मुशर्रफ साहब वहाँ गए थे, जनरल मुशर्रफ, तो उन्होंने भी आपसे कहा तो ये मामला सेटल हो गया है और हम भाइयों की तरह हमें आगे बढ़ना चाहिए। जब जनरल मुशर्रफ वहाँ गए थे तो उन्होंने रिग्रेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। रिग्रेट मीन्स कि अफसोस है, हमें माफ़ी नहीं मांगी थी। उस वक्त बांग्लादेश ने कहा था कि नहीं जी, माफ़ी नहीं, हमें रिग्रेट नहीं चाहिए, अफसोस नहीं चाहिए, हमें बाकायदा मुआफ़ी चाहिए, और वो मुआफ़ी जो एक सरकारी तौर पे मांगी जाती है। अब देखें कि मामलात आगे बढ़, ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कि बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ दोबारा बहाली हो गई है और भारत की जो है ना बर्बादी हो गई है, ये मैं आपको बता दूँ। अब उसके बाद देखें जनाब कि वो कहते हैं कि 3 जर्नैल, ये बड़ी अहम खबर है अपने एतबार से और बहुत ज़बरदस्त खबर है। 3 जर्नैल प्रेसिडेंट ट्रंप ने उड़ा दिए, ठीक है ना, यानी उनके वज़ीर दिफा ने उड़ा दिए, ठीक है ना। अच्छा, एक हैं उनमें जो सबसे अहम है ना, लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूज, अमरीकी दिफाई इंटेलिजेंस के सरबराह हैं, और उन्हीं की, इनको क्यों हटाया गया, ये बड़ी दिलचस्प बात है भाई। इनको हटाया गया इसलिए कि इनके अंडर है एक डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, उसके ये सरबराह हैं, और अपना वाइट हाउस की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, उन्होंने खबर दी थी कि ये जो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर बमबारी की गई है ना, उनको नुकसान कोई नहीं हुआ। अब ये खबर लीक हो गई, फिर ये खबर न्यूयॉर्क टाइम्स और पता नहीं किस ने इसको आगे, और वो फॉक्स न्यूज़ और CNN और सब ने, और ट्रंप भी मच्छर गया, वज़ीर दिफा भी मच्छर गया कि ये खबर लीक क्यों हुई है, और इसकी सरबराही में और उनको हटा दिया गया। इसके अलावा कुछ और भी थे जर्नैल, ठीक हो गया ना, 2 जर्नैल और हैं। एक हैं जनाब नेवी रिज़र्व फोर्स के सरबराह वाइस एडमिरल नैन्सी लेक्योर, और नेवल स्पेशल वारफेयर कमांड के निगरान रेड एडमिरल मिल्टन सैंड्स, इनको भी बरतरफ किया गया, ठीक हो गया ना। एक नेवी रिज़र्व फोर्स की सरबराह हैं, और एक जो है ना नेवल स्पेशल वारफेयर कमांड के निगरान रेयर एडमिरल मिल्टन सैंड्स, इनको भी बरतरफ कर दिया गया। लेकिन अब मीडिया ये कह रहा है कि ट्रंप ने अपना गुस्सा निकाला है, इन तीनों से उसके इख्तलाफात थे, कुछ ट्रंप की पॉलिसीज़ पर ये तनकीद कर रहे थे, इसलिए ट्रंप ने उनको हटा दिया। मेरे लिए ये खबर नहीं है कि ट्रंप ने हटा दिया, ठीक है, मेरे लिए ये खबर है कि ट्रंप के वज़ीर दिफा ने हटाया, ज़ाहिर है ट्रंप की मंजूरी से हटाया होगा, और वो चुप करके घर चले गए। समझ तो आपको आ गई होगी, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे यही है कि सैलाब आया जनाब, डेरा इस्माइल खान में बहुत सख्त सैलाब आया। ये वीडियो आप देखें आखिर पर जो मैं लगा रहा हूँ, ये बुनेर का, और बुनेर में जिस तरीके से मेरी टीम ने काम किया है, अल्लाह के करम से किया है और आपके ताउन से किया है। हम, ये वही वाली बात है कि जिस तरीके से मेरी टीम ने काम किया है, और जिस तरह से हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब कुछ हुआ आपके ताउन से है। लेकिन मतलब इस पे कोई वो इस वाली इतराने वाली बात नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान है, उसमें अपना एक छोटा सा कतरा भी शामिल। ये जिस तरह से कहा था शायर ने कि माना कि इस ज़मीं को न गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुज़रे जिधर से हम। तो आपके ताउन से हम जितना पॉसिबल है वो हम इंशाअल्लाह कर रहे हैं, आइंदा भी करते रहेंगे, और ये साथ आप ज़रूर देखिएगा हमने कैसा काम किया। और आपके भरपूर, मैंने कहा भरपूर और फौरी ताउन की अपील है, भरपूर और फौरी ताउन की। अब हमने बिस्तर देने हैं, कंबल देने हैं, ये चीज़ें, क्योंकि उनके घर ख़त्म हो गए हैं। तो इस तरह से वो जो टेंटों में लोग हैं, जिसे डेरा इस्माइल खान के लिए मुझे टेंट चाहिए, क्योंकि उनके घर, अब घर तो बना के तब तो पानी खड़ा है ना, अभी तो बहुत तबाही हो गई है ना,
5 سے 7 منٹ میں یہ آندھی آئی ہے, تباہ برباد کر کے چلی. السلام علیکم ناظرین اکرام. ضلع بنیر کا بٹاوی گاؤں جو کہ حالیہ آفت میں سب سے زیادہ متاثر ہوا, وہاں پر پاکستان کی قابل قدر آرمی کے جوان اپنے افسران بالا کے ساتھ متاثرین کی مدد اور کلاؤڈ برسٹ کے بعد بند ہونے والے تمام راستوں کو کھول کر جب متاثرہ مقام پر پہنچے تو ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کی ٹیم نے پاکستان آرمی کے ساتھ کوآرڈینیشن کر کے متاثرین میں پینے کا صاف پانی, خشک راشن اور ڈرائی فروٹس وغیرہ تقسیم کیے. اب اب گرامی, اونچے اونچے پہاڑوں پر طوفانی کلاؤڈ برسٹ نے جو تباہی پھیلائی ہے وہ بیان سے باہر ہے. تمام علاقوں میں پتھروں تلے دب کر مرنے والے جانوروں اور مویشیوں کی بدبو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے, جس سے مختلف بیماریوں کے پھیلنے کا اندیشہ ہے. متاثرین علاقہ بزرگ, مائیں, بہنیں اور عورتیں بچوں کو لے کر کھلے آسمانوں تلے موجود ہیں. تمام ملک اور بیرون ملک مقیم پاکستانی زین نیوز کے ویورز سے اپیل ہے کہ متاثرین کی بحالی اور امداد کے لیے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ ہر ممکن تعاون فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کریں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. صوبائی حکومت نے وہ بھی صرف برائے نام فوڈ اسٹیشن کے لیے وزراء آتے ہیں, چیف منسٹر آتے ہیں, وہ صرف فوڈ اسٹیشن کے لیے آتے ہیں. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ پولیس کو پھر کہتا ہوں کہ مہربانی کر کے آپ ان دفتروں, ان پولیس اسٹیشن سے نکل آ جائیں. مجھے سرکار کی طرف سے کچھ بھی نظر نہیں آیا. ٹریفک کا نظام بالکل خراب ہے, لوگ اپنی مددات کے تحت خود طریقے سے کر رہے ہیں. اور آخر میں ہمارے لوگ کے ساتھ یہ ڈی خان سے آئے ہیں, وہ بغیر کسی سیاست سے بالائے طاق نقد کیش کی صورت پہ قادر نگر میں کچھ لوگوں کو نقد صورت میں امداد دی, پشاور نگری میں امداد دی, سوابی میں امداد دی. میں ڈی خان سے جو آئے ہیں مہمان, ان کا ظفر نقوی نام ہے ویلفیئر فاؤنڈیشن. انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے اور بہت زیادہ خلوص کے ساتھ یہ کام کرے. اللہ تعالیٰ ان کو ان کا اجر دے دے. بڑی مہربانی. بہت شکریہ.